क्योंकि आंसर तो सब बच्चे सेम ही लिख रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको मेंटर ही बताएगा आपका। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूँ प्लूटस लॉ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आज हम करने वाले हैं अपनी डेमो क्लास, जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशल के एस्पेक्ट के हिसाब से। सीआर आपके आईपीसी में भी था और इस कॉन्सेप्ट को बीएनएस में भी रिटेन करा गया है। कुछ चेंजेस आए हैं, हम वो देखेंगे। क्या चेंजेस हैं वो हम देखेंगे। कैसा क्वेश्चन सर हमारे प्री में आता है, कैसा क्वेश्चन हमारे मेंस में आएगा, क्या इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है मेंस के हिसाब से। ज्यादातर सब स्टेट में मेंस में ये बड़ा क्वेश्चन आता है, 8 मार्कर 10 मार्कर क्वेश्चन में आता है। क्या जजमेंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, और इसका इन डेप्थ एनालिसिस। ठीक है, आज का फिर से बताते हैं, हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। जनरली मेंस में डिफरेंस आता है, डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इट्स एसेंशियल्स, एज वेल एज डिफरेंशिएट इट विद अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें समझना है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, प्लूटस जुडिशरी से आप जो है जुडिशल क्लासेस करते तो आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। एक, प्री की तैयारी करवाई जाएगी अच्छी तरीके से, साथ में मेंस की तैयारी, और साथ में इंटरव्यू की तैयारी। वो कैसे होगा? देखिए, टेस्ट सीरीज आपके साथ साथ चलेंगे। मेंस के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लिखवाए जाएंगे और साथ में दिए भी जाएंगे। डायरेक्ट रीडिंग कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स की आपको करवाई जाएगी। रेगुलर असेसमेंट्स होंगे, आपके नोट्स होंगे, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में इंपॉर्टेंस रखता है कि देखो जुडिशियल प्रिपरेशन तो सब बच्चे कर रहे हैं, आप में और बाकी सब में क्या फर्क होगा। जो मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है मेंटरशिप। मेंटरशिप इन द सेंस वो इंसान जिसने खुद वो एग्जाम दिए हो। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, वहां के एंट्रेंस टॉपर एज वेल एज एकेडमिक टॉपर। मास्टर्स जो है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट सुप्रीम कोर्ट का, ऑल इंडिया एकेडमिक टॉपर एज वेल एज एंट्रेंस टॉपर। इसके साथ साथ जुडिशरी के 3 इंटरव्यूज और 6 मेंस, 4 स्टेट्स के मेंस में अपेयर कर चुके हैं और 3 स्टेट के अपने जो है इंटरव्यू में अपेयर कर चुका हूं। इसके साथ साथ जेआरएफ होल्डर, पीएचडी इन लॉ एज वेल एज पीएचडी परसुइंग है, और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस, और इस फील्ड में पढ़ाने का मोर देन 7 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इतने सारे एक्सपीरियंस से कहीं कहां गलती हुई, क्या ठीक करा जा सकता है, ये होती है मेंटरशिप। क्या आपको बताया जाए कि हर स्टेट के हिसाब से उसके नुआंसेस अलग हैं, हर स्टेट का एग्जाम का पैटर्न अलग है, तो हम एग्जाम का पैटर्न समझाएं कि एग्जाम में कैसे। जैसे राजस्थान है, वहां पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 मार्क्स के क्वेश्चन चलते हैं। यूपी का मतलब पैटर्न बहुत अलग जाता है। ठीक है, फिर आपका डीजीएस भी अलग लेवल पे चलता है, हरियाणा अलग लेवल पे है। तो हर स्टेट की जो प्रिपरेशन करते हैं कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती। प्री की मेंस की प्रिपरेशन में आपने कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स को फोकस करना है। ठीक है, वो कैसे फोकस होगा, कैसे प्रिपरेशन होगी, और जब हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं उस सेक्शन में वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो जो प्री में आता है, क्या चीज मेंस में पूछने वाली है, और हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये सब होती है मेंटरशिप। क्योंकि जब एक स्टेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका पूरा माइंडसेट उस स्टेट के हिसाब से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान में 90% बच्चा ये गलती करता है, सबसे पहले 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन मेंस में करके आता है। ठीक है, वो वहीं जाके सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ट्रिकी होगा कि आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। उसका अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका है कि आपको पेपर मेंस का इस तरीके से 2 या 3 नंबर का भी पहले करो ही मत। सबसे पहले करो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन और 10 मार्क्स के। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये कैसे मैंने बताया, क्योंकि मैंने खुद आरजेएस का इंटरव्यू अपेयर करा हुआ है। तो ऐसे मेंटर्स
जिन्होंने वो एग्जाम खुद दिया है, जब वो आपको समझाएंगे तो अगर आप उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट अपने इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं और जज बन सकते हैं, जिसके लिए आपने अपना कोचिंग ज्वाइन करा है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर तो सब बच्चे सेम ही लिख रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको मेंटर ही बताएगा आपका। चलिए अब हम इस पे आगे चलते हैं। अब मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की प्री और मेंस के हिसाब से। प्री के लिए इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5A था आपका हमें आईपीसी के अंदर, ईयर ऑफ अमेंडमेंट 1913 1913। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में किस उससे अमेंड हुआ था, किस क्या कहते हैं ईयर में आया था, 1913 में आया था। और चैप्टर 5A है, सेक्शन 120A एंड 120B। सेक्शन 120A और 120B। 120B में पनिशमेंट है, 120A में डेफिनेशन क्लॉज है। क्या सर ये कॉन्सेप्ट बीएनएस में, जो नया बीएनएस बना उसमें रिटेन करा गया है? यस, रिटेन करा गया है सेक्शन 61 में। और सेक्शन 61 क्लॉज 1 डेफिनेशन है, क्लॉज 2 पनिशमेंट है। तो अब इन दोनों को मिलाकर एक ही सेक्शन बना दिया गया है। तो आईपीसी में अभी भी याद रखना, ईयर ऑफ अमेंडमेंट 1913 जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पनिशमेंट्स आती है, पनिशमेंट्स हम देखेंगे। फिर अगर मैं बात करूं बच्चे मेंस की, ठीक है, बात करूं मैं मेंस की कि मेंस में सर मेरा क्वेश्चन आता कैसा है। देखो मेंस में क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यही बनता है साथ में, वेदर एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज अ जिस्ट ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और नॉट, एक्सप्लेन। ये अलग से एक और क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन के साथ, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। क्या 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में सिर्फ एग्रीमेंट होना कॉन्स्पिरेसी का जिस्ट है या नहीं, या उससे ज्यादा भी कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ये क्वेश्चन का जवाब हमें आ गया तो हम अपने मेंस में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले अब हमें जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के टॉपिक को पढ़ते हैं, हम ये सारे 7 सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं 2 मार्क्स 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और अगर आपको इस सारे टॉपिक से पकड़ होगी, जब आपका प्री और मेंस में आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या डिफरेंस होता है। फिर ये भी देखेंगे कि लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखो 1913 के अंदर इस सेक्शन को ऐड करा गया है, 1913 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर आईपीसी में जोड़ा गया। तो उससे पहले क्या था सर, और इसको ब्रिटिशर्स ने ऐड क्यों करा? दिमाग खराब था क्या, या क्या असल मोटिव था इसको इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे? हम वो मोटिव को जानेंगे। क्या जो इससे पहले लॉ था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से पहले लॉ था आईपीसी के अंदर, क्या वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं था कॉन्स्पिरेसी से डील करने के लिए? उसके क्या लूप होल थे जो इन लोगों ने यहाँ पे उसको ठीक रखा, उसको इंटैक्ट, उसको ठीक करा अमेंडमेंट के थ्रू। प्लस हमने अपने बीएनएस में भी उसको सेम टू सेम आज भी रख रखा है। तो इट मींस ब्रिटिशर्स ने जो अमेंडमेंट करी थी वो अच्छी थी, लेकिन उसका लॉजिक क्या था, प्रिंसिपल क्या था, हमें वो देखना है। फिर हम देखेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A। देखो ये कॉमन इंटेंशन है। देखो कॉमन इंटेंशन जो होती है वो 120A में भी है, मतलब एग्रीमेंट जो है वो 120A में भी है और 34 आईपीसी के अंदर भी है। तो इन दोनों कॉमन इंटेंशन में क्या फर्क है सर, क्या ये सेम है, क्या अलग है, हमें ये देखना है। उसके बाद ये एक इनकोएट ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनकोएट मींस इनकम्प्लीट। अभी ऑफेंस हुआ ही नहीं है, अभी ऑफेंस हुआ ही नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, हमने सिर्फ सोच मिलाई है कि हम ये क्राइम करेंगे। 120B कहता है कि आप हमें पनिशमेंट एग्रीमेंट की मिल सकती है,
तो भैया सिर्फ एग्रीमेंट करने पे, दो लोगों ने अपनी सोच मिलाई है, अभी तो हमने कोई ओवर एक्ट ही नहीं करा, कोई एक्स्ट्रा स्टेप ही नहीं लिया उसको करने के लिए, मुझे ऐसे उठा के आपने जेल में डाल दिया। तो हमें ये समझना है इस चीज की पॉलिसी क्या है। इनकोएट ऑफेंस, ये पेपर में प्री में बहुत बार पूछा गया, क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनकोएट ऑफेंस है या नहीं है? आंसर है यस, इनकोएट है। तो जितने भी इनकोएट ऑफेंसेस, अटेम्प्ट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, ये 3 इनकोएट ऑफेंसेस हैं। ये प्री में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखना। इन तीनों को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है लॉ का, हम वो देखेंगे। फिर प्रोसिक्यूशन का क्या रोल होता है इन मैटर्स में, कितनी पनिशमेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केसेस में, और क्या सिंगल पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकता है या नहीं कर सकता। हमने ये सारे सब टॉपिक्स अपने पढ़ने हैं। चलिए एक एक करके अपने टॉपिक्स को हम देखते चलते हैं। अब सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, मैंने आपको बताया सेक्शन 120A था आईपीसी में और सेक्शन 61 है बीएनएस में। पहले सेक्शन नंबर प्री के लिए पता होना चाहिए आपको। चैप्टर 5A में था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अमेंडमेंट के थ्रू 1913 में आया, 1913 में। पहले हम सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, अभी प्रोवाइजर सब छोड़ दो, सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो। यहां तक क्या लिखा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? व्हेन 2 or more person agrees with common object to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such agreement is designated as criminal conspiracy. When 2 or more person agrees to do or not to agrees to do or cause to do with common object illegal act or by illegal means, such agreement is criminal conspiracy. चलिए आज मैं आपको बताता हूं लॉ पढ़ने का तरीका क्या होता है। लॉ बहुत सिंपल चीज है यार, कुछ नहीं करना था, टेक्निकलिटी बहुत नहीं है, सिंपल बताता हूं जैसे मैंने समझा अपने लॉ को। आपको इस सेक्शन दिखता है, आपको जो इसमें बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं आप उनको नंबरिंग करो सबसे पहले, अगर आपको लॉ पढ़ना है तो। जैसे मेरे को क्या समझ आ रहा है, 2 or more persons, इसको 1 कर दो, एग्री सेकंड, विद कॉमन ऑब्जेक्ट क्या, इलीगल एक्ट फोर्थ, और बाय इलीगल मींस फिफ्थ। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जब भी एग्री करेंगे किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके, जो क्यों करना है उन्हें, किसी इलीगल एक्ट को या किसी इलीगल मींस के थ्रू, तो वो हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो मेरे को ये 5 बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं। अब इन 5 वर्ड्स का करो अलग अलग उठा के एनालिसिस, ठीक है। तो जो आप इन वर्ड्स का एनालिसिस करोगे लास्ट में इन सबको जोड़ दो, यही सेक्शन का इंटरप्रिटेशन है, यही आपने अपने मेंस में करना है। सबसे पहले लिखना पेपर में सेक्शन, पूरा सेक्शन लिखना, उसके बाद उसके एसेंशियल्स, ठीक है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लग रहा है आपको एनालिसिस करने हैं, और लास्ट में एनालिसिस, थर्ड में फिर 4th स्टेप होगा आपके केस लॉज, और लास्ट कंक्लूजन। ये होता है स्ट्रक्चरिंग एक आंसर लिखने का मेंस की, और इसी स्ट्रक्चरिंग से आप पढ़ते हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ते तो लॉ कभी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। तो अगर हम देखें तो हमने क्या निकाला, 2 or more object, 2 or more persons agree with common object to do illegal act or by illegal means is said to cause a criminal conspiracy. अभी प्रोवाइजो छोड़ दो, इसको मत देखो, सिर्फ इतना। अब मैं आपके लिए एक एक वर्ड का उठा के एनालिसिस करता हूं। पहले इस पे आ जाओ, इलीगल एक्ट और एक्ट इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मींस। देखो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने एग्री करा कि उन्होंने कुछ करना है, कोई इलीगल एक्ट करना है या इलीगल मींस के थ्रू कोई एक्ट करना है। इलीगल एक्ट का मतलब होता है, ध्यान से समझना, गोल, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव। या तो आपका ऑब्जेक्टिव इलीगल है, या अगर आपका ऑब्जेक्टिव इलीगल नहीं है तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के तरीके इलीगल हैं।
तो फिर भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएगा ही आएगा वो एक्ट। या तो गोल इलीगल हो जाए या मींस इलीगल हो जाए। जैसे बताता हूं, दो लोगों ने प्लानिंग करा कि हम सी को मर्डर करेंगे, तो ये गलत ऑब्जेक्ट है, इलीगल एक्ट है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, किसी का मर्डर करना। ठीक है, तो हमारा गोल ये गलत है, ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। दूसरा तरीका है, जैसे मान लो मान लीजिए मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपको पता है पेरेंट्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसफर होती है, उनके बच्चों को ट्रांसफर होती है सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेरी मदर के बाद प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो मेरे को मिलनी है, मुझे पता है। ठीक है, लीगल है, लॉफुल है। मैंने क्या करा, अपनी मदर के बीमारी थी, उनका ढंग से इलाज नहीं करवाया। क्यों नहीं करवा रहा, कि उनकी जल्दी डेथ हो जाए। ठीक है, या उनको कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे उनकी जल्दी डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी वो जल्दी मिल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को पाने के मैंने गलत मींस का इस्तेमाल करा। तो यहां क्या है, मेरे रास्ते गलत हैं, ऑब्जेक्ट ठीक है। देखो, प्रॉपर्टी मुझे लॉफुल तरीके से वैसे भी मिलनी है, मेरी मदर के प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो मेरा एक्ट इलीगल नहीं है, लेकिन उस एक्ट को पाने के जो तरीके हैं, कभी करना हम काम सही कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको करने के तरीके गलत होते हैं। रॉबिन हुड का गोल सही था कि लोगों को, भूखों को खाना देना है, लेकिन उसको करता क्या था, वो अमीरों से चुराता था तो गरीबों में बांटता था। तो मीन्स गलत थे। देखो, या तो आपका गोल गलत होगा या आपके मीन्स गलत होंगे, दोनों केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएगा। जैसे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, एक्सप्लेनेशन कहती है इट इज इमैटेरियल वेदर इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू सच ऑब्जेक्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो गोल है वो ही इलीगल है या वो सिर्फ एक, क्या कहते हैं, इट इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और इज मियर इंसिडेंट टू अचीव दैट ऑब्जेक्ट। या तो आपका गोल गलत है या उसको पाने के तरीके गलत, से ज्यादा कुछ फर्क हमें नहीं पड़ता। दोनों चीजें आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आती ही आती हैं। मीन्स गलत है जब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा, ऑब्जेक्ट गलत है जब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ और फिफ्थ की एक्सप्लेनेशन है। या तो आपका एक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट गलत हो सकता है या आपके मीन्स गलत हो सकते हैं किसी भी चीज को पाने के। अब हम चलते हैं आगे एनालिसिस पे। आगे जो हमारे जो बचे हुए पॉइंट रह गए, टू पर्संस, एग्रीमेंट और कॉमन ऑब्जेक्ट, इनको हम देखते हैं। अब आप आ जाइए, इलीगल एक्ट, इलीगल मीन्स, पहले हमने इसी का एनालिसिस करा, उसमें हमें यही पता चला कि अगर आपका एक्ट ऑब्जेक्ट इलीगल है जब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, अगर आपकी मीन्स इलीगल है जब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। आप आ जाइए, नेक्स्ट एसेंशियल क्या था, टू और मोर पर्सन। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्यों? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या, एग्रीमेंट, सोच मिलना, कॉमन इंटेंशन होना। और हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स यू एग्रीमेंट। तो दो लोग तो होने चाहिए मिनिमम किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए। तो एक सबसे जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल रूल क्या है, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इन एक्शनेबल रॉन्ग। ठीक है, लॉजिक, वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ, कि एक इंसान अपने साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। देयरफॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट जब भी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन जब भी चार्जशीट में आएगा जब उस केस में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि क्या सिंगल पर्सन को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता। एग्जाम्पल हुआ क्या था, ये चार गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, करप्शन केस में सबको पकड़ लिया, इन दोनों ने ट्रायल में ले लिया एलिबाई, ये तो एलिबाई हो गए, डिस्चार्ज हो गए। बी बन गया, इसको मिल गया पार्डन, ये बन गया सरकारी गवाह प्रूवर। अब रह गया ए,
एक को लोअर कोर्ट ने पनिश कर दिया फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करप्शन चार्ज में। इसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कन्विक्शन चैलेंज करी कि भैया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 लोग होने चाहिए, लेकिन आपने इनको तो छोड़ दिया, इसको आपने पार्डन दे दिया, तो अकेला से मेरे को पनिशमेंट कैसे हो सकती है? अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी तो या तो सबको पनिश करो, सिर्फ अकेले मुझे कैसे पनिशमेंट आप कर सकते हो? ये कन्विक्शन गलत है, ये पनिशमेंट गलत दी गई है। तो एक केस का नाम था, बहुत फेमस केस है आपका, तपोवन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तपोवन दास स्टेट ऑफ बॉम्बे एज वेल एज ये केस है बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, सिंगल बंदे को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल करा जा सकता है। कब? कोर्ट कहता है कि देखो, अगर ऐसा हो कि उस केस में जो बाकी बचे हुए एक्यूज्ड हैं वो डिस्चार्ज हो जाए या एक्विटल हो जाए किसी टेक्निकल ग्राउंड पे, जैसे माइनॉरिटी, अनसाउंडनेस, पार्डन, एलिबाई, ठीक है, अगर इन सारे टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी जो बचे हुए बाकी अपराधी हैं, अगर उनका से ये था, इसका टेक्निकल ग्राउंड पर डिस्चार्ज और एक्विटल हो गया, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा उस केस में ये होना चाहिए कि आप अगर ये प्रूफ कर दो, it has been proved that present accused had agreed with that other person to commit offense, कि इसने, मतलब आप व्हाट्सएप चैट मेल या ऐसा कोई सबूत ले आओ जिसमें यह दिख जाए कि इसने तो एग्री करा था इसके साथ ऑफेंस करने का। ठीक है, पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि इसका टेक्निकल ग्राउंड पे डिस्चार्ज एक्विटल होना चाहिए। दूसरा, इसने इसके साथ जो है एग्री करा होना चाहिए ऑफेंस करने के लिए। अगर ये है तो फिर इस इंसान को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अकेले भी किसी भी इंसान को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा हो सकती है। तो किसी इंसान को अकेले भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सजा हो सकती है। बस ये 2 शर्तें आप किसी भी केस में प्रूव कर दो। पहली शर्त कि एक बंदा, उस केस में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका टेक्निकल ग्राउंड पे डिस्चार्ज या एक्विटल होना चाहिए, और जिसका एक्विटल डिस्चार्ज हुआ है उसके साथ प्रेजेंट एक्यूज ने कभी ना कभी कोई एग्रीमेंट करा होना चाहिए ऑफेंस करने का। अगर आप ये 2 चीज प्रूव कर दोगे तो सिंगल पर्सन भी कन्विक्शन उसका हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट एसेंशियल, एग्रीमेंट की एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 लोगों में एग्रीमेंट होना चाहिए ऑफेंस करने का। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मींस कॉमन इंटेंशन, मींस कंसेंसस ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड, जिसको आप कहते हो कंसेंसस एड इडम, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग कहते हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। मतलब जैसे एग्रीमेंट 2 लोग होंगे उनमें एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट कैसे? मतलब मीटिंग ऑफ माइंड कैसे? ये ए है और ये बी है, ये सी है, इसके साथ ना दोनों की राइवलरी है। मतलब ए ने बी का कभी उधार लिया, ए ने बी सी को उधार दिया था, अब सी मना कर रहा है। ऐसे ही बी ने सी को उधार दिया था, अब ये मना कर रहा है। हुआ क्या? ये इससे दुश्मनी लेना चाहता है और ये इससे, दोनों अभी मिले नहीं है। एक दिन किसी बियर बार में बैठ के ए दारू पी रहा था और सी को गालियां दे रहा था। बगल वाली सीट में बी बैठा, इसने सुन लिया, ये आया, इसने पूछा भाई साहब क्या हुआ? इसने बताया ऐसे मेरा पैसे लेके बैठ गया, दे नहीं रहा है। इसने कहा इसने तो मेरे से पैसा भी ले रखा है। तो ए कहता मेरा मन करता है इसको गोली से मार दूं। तो बी कहता ठीक है सर, मार देते हैं, बनाते हैं प्लान और इसको गोली से आज मार ही देते हैं। तो क्या हुआ यहां पे? क्या हुआ? एग्रीमेंट, मीटिंग ऑफ माइंड, क्राइम करने का एग्रीमेंट हुआ। और सिर्फ एग्रीमेंट ही अपने आप में सफिशिएंट है किसी को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लायबल ठहराने के लिए। अभी इन लोगों ने कोई एक्ट नहीं करा है, अभी सिर्फ विचार बनाया है कि सी को मार देते हैं, तो ये होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 2 लोग हैं, ऑब्जेक्ट गलत है, मारना इलीगल एक्ट है, कॉमन इंटेंशन है, एग्रीमेंट है, और क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट है, मींस ऑफेंस करने की प्लानिंग है। तो सारे हमारे चारों एसेंशियल मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आप इसको लायबल ठहरा सकते हो। ठीक है,
तो एग्रीमेंट का मतलब होता है मींस कॉमन इंटेंशन, देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन, कंसेंसस एट इडम। ऑफेंस के लिए एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो सेक्शन कभी भी चार्जशीट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं लगा सकते। अब बात आई सर कॉमन इंटेंशन कैसे साबित करेंगे कोर्ट में। कॉमन इंटेंशन साबित होगी एविडेंसेस से, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग, आपके ईमेल्स। तो आपको ऐसे सबूत लेके आने पड़ेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि एग्रीमेंट है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या, हमारा तीसरा एसेंशियल क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक, आप आ जाइए। अब ये देखो, ये हमारे पास आया सर कॉमन इंटेंशन तो 61 मींस 120B 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी का, और ये सेक्शन 3 क्लॉज 5 बीएनएस में है, आपका जो 34 आईपीसी में था कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन 61 में भी चाहिए बीएनएस के, और कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 क्लॉज 5 में भी चाहिए। तो सर इन दोनों कॉमन इंटेंशन में फर्क क्या है? क्यों चार्जशीट में हमें कैसे पता चलेगा चार्जशीट में 120 बी लगवाना है या आपका सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगवाना है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब समझो ध्यान से। और पीपी के लिए कोर्ट में कौन सा प्रूफ करना मुश्किल है, अब समझना। सेक्शन 120B कहता है, ये 61 बीएनएस कहता है, जैसे आपने एग्रीमेंट करा तो ये तो आपके ऊपर 61 तो लगी है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एग्रीमेंट होना ऑफेंस का बहुत अपने आप में इनफ है। सेक्शन 34 आईपीसी या 3 क्लॉज 5 बीएनएस की बात करें तो उसमें 3 स्टेप चाहिए। अगर वो सेक्शन चार्जशीट में लगाना है, रेड विथ 34 आईपीसी करना है, तो आपको 3 चीजें चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए कॉमन इंटेंशन, मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद कोई ना कोई स्टेप एक्स्ट्रा लिया जाएगा टुवर्ड कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब यहां इन लोगों ने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट के बाद इसके घर उठ के गए, इसके घर उठ के गए, पीछे पहले इन दोनों ने मिलके गार्ड को मारा, फिर सोसाइटी में ऊपर गए, सोसाइटी में ऊपर गए तो उन्होंने उसके सी का घर तोड़ा, हाउस ट्रेसपास करा। हाउस ट्रेसपास करने के बाद अंदर सर्वेंट को मारा, ए कमरे में गया सी से पैसे मांगने, सी ने मना कर दिया, ए ने गोली चला दी। ठीक है, तो क्या है, पहले तो ए पे लगेगा मर्डर का सेक्शन 302, बी पे क्या लगेगा 302, रेड विद 34। सर ये रेड विद 34 कैसे लगेगा, आप ये बताओ, मैं आपको ये समझा रहा हूं। 34 लगने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहले कॉमन इंटेंशन बनेगी, फिर उस कॉमन इंटेंशन के बाद कोई एक इंसान ऑफेंस करेगा, ऑफेंस करेगा, प्लस थर्ड चीज जो दूसरा बंदा है जैसे बी, उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन करा होना चाहिए उस ऑफेंस को करने में, या उस ऑफेंस को करवाने में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 3 चीजें, सबसे पहले एग्रीमेंट, फिर सम ऑफेंस होना चाहिए इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय अदर एक्यूज्ड। करा किसी एक नहीं है लेकिन बाकी सबने एक्टिव पार्टिसिपेट करा है तो उनके ऊपर भी जॉइंट लायबिलिटी इंपोज हो जाएगी। तो कॉमन इंटेंशन 34 में भी है, कॉमन इंटेंशन 120A में भी है। फर्क क्या है, 120A के लिए कोर्ट के, अगर कोर्ट में 120A का चार्जशीट में जो चार्ज आया है उसकी पनिशमेंट करवानी है तो पीपी को सिर्फ कॉमन इंटेंशन और एग्रीमेंट प्रूफ करना है, उसको इसके आगे का कुछ प्रूफ नहीं करना कि ये लोग यहां से उठ के इसके घर गए, कैसे मारा, क्या करा, कुछ नहीं प्रूफ करना। 120B के चार्ज के लिए, 61 बीएनएस के चार्ज के लिए सिर्फ कॉमन इंटेंशन और एग्रीमेंट प्रूफ करना है। और 35 आईपीसी या 3 क्लॉज 5, 34 आईपीसी या 3 क्लॉज 5 बीएनएस के लिए कॉमन इंटेंशन पहले प्रूफ करी जाएगी कोर्ट के अंदर, उसके बाद ये प्रूफ कर जाएगा किसी एक एक्यूज ने ऑफेंस करा है, मतलब मर्डर करा, जब ए ने करा, मर्डर प्रूफ करना है। उसके बाद बी का एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रूफ करना है, पैसिव नहीं, एक्टिव। तो ये 3 चीज प्रूफ करोगे जब बी के ऊपर रेड विद 34 लगेगा।
लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सिर्फ एग्रीमेंट ही प्रूव करना इनफ है, दोनों को 120B की पनिशमेंट या 61 BNS की पनिशमेंट हो जाएगी। तो ये फर्क है दोनों कॉमन इंटेंशन में। जो सेक्शन 34 आईपीसी की जो कॉमन इंटेंशन है या 3 clause 5 BNS की कॉमन इंटेंशन है ब्रॉडर है, उसके अंदर सिर्फ कॉमन इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी कोर्ट में आपको बहुत कुछ प्रूव करना है। लेकिन आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर 61 BNS के अंदर सिर्फ कॉमन इंटेंशन प्रूव करने से भी पनिशमेंट हो जाएगी। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये सब वही समझाया हुआ है मैंने। अब आप आ जाइए नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट एसेंशियल क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट, कि कोई कॉमन, दो लोग होंगे, एग्रीमेंट होगा, इलीगल एक्ट होगा या इलीगल मीन्स होंगे। फिर कॉमन ऑब्जेक्ट, अब ये जो नया वर्ड है ये बीएनएस में ऐड करा गया है। 120B 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो था आईपीसी के अंदर, उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज नहीं थी। ये नया वर्ड आपने बीएनएस में ऐड करा है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्री, ये जरूर आएगा। कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट डाली गई और कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है ये डिफाइन एक्सप्रेसली कहीं नहीं है पूरे बीएनएस और आईपीसी में, लेकिन इसका मोटा मोटा जो हमें पता चलता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट होते क्या क्या है। एक 189 बीएनएस अनलॉफुल असेंबली, 189 बीएनएस है अनलॉफुल असेंबली। याद होगा आपको आईपीसी में 141 अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन था। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? जहां पे 5 या उससे ज्यादा लोग किसी कॉमन ऑब्जेक्ट, जो दिए गए कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं अनलॉफुल असेंबली। तो ये आपके 189 में ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अगर आपने जो ग्रुपिंग करी है, जो एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है, अगर आपने इन चीजों के लिए बनाया है, इन 5 कामों के लिए बनाया है, तो आपका ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो इस कैटेगरी में फॉल होना चाहिए जब भी आपको कोर्ट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट होगी। जैसे या तो आपका गोल ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना है, पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंकना है, उनको प्रोसेशन करने हैं, या किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी पावर एक्सरसाइज करने से रोकना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को रोकना, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेंसपास या कोई और ऑफेंस करना, या क्रिमिनल फोर्स के थ्रू आपने पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी लेना, किसी को किसी राइट से डिप्राइव करना, मतलब रास्ता रोक लिया, कुछ भी कर लिया, या क्रिमिनल फोर्स के थ्रू किसी को वो काम करने के लिए कंपेल करना जो काम करने के लिए वो बाइंड नहीं है, या करने से रोकना जो करने के लिए वो बाइंड है। तो 189 बीएनएस में आपको, और आईपीसी में ये आपको मिलेगा सेक्शन 141 आईपीसी में कॉमन ऑब्जेक्ट्स बता रखे हैं, सेम है, कोई चेंज नहीं है बीएनएस आईपीसी में, बस सेक्शन नंबरिंग अलग है। ये कॉमन ऑब्जेक्ट, तो कोर्ट में पीपी को क्या प्रूव करना है? पहला प्रूव आप कोर्ट में क्या करोगे? 2 और 2 से ज्यादा लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व है, कॉमन इंटेंशन एग्रीमेंट प्रूव करना है। फिर आपने प्रूव करना है कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब इनमें से कोई एक गोल होना चाहिए, और आपके एक्ट इलीगल थे या उसके मीन्स इलीगल थे। तो ये सब अगर आप प्रूव कर दोगे तो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है सेक्शन जो है बेसिकली ये इनकोएट ऑफेंस है। इनकोएट ऑफेंस बनाने का इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इनकोएट ऑफेंस बनाने का इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि लॉ हमेशा ये चाहता है कि क्रिमिनल से एक कदम आगे चले। देयरफॉर हमने क्या करा, हमने क्राइम होने का इंतजार नहीं करा। हमें पता है कि अभी ये एग्रीमेंट करे तो ऑब्वियस कल ये क्राइम करने जाएंगे, तो इससे अच्छा है कल को क्राइम हो हम इनको आज ही रोक दें। इसीलिए लॉ जो है इनकोएट ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देता है कि लॉ चाहता है कि आपको इनिशियल स्टेज पे रोक दें, जिससे आप लार्जर क्राइम करने के लिए छोटा क्राइम में रोक दो, बड़े क्राइम होने से ज्यादा। देखो, पॉलिसी बिहाइंड पनिशिंग पर्सन फॉर इनकोएट ऑफेंसेस दैट लॉ शुड मूव अ स्टेप अहेड। क्रिमिनल से एक कदम आगे लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं क्राइम हो गया फिर सरकार आ रही है, पुलिस आ रही है, फिर क्या फायदा, क्राइम तो हो गया। शुड पनिश अ पर्सन at very initial stage in order to prevent larger wrong from being committed। आप चाहते हो कि बंदे को ज्यादा बड़ा क्राइम करने से रोकें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को
ईशर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में बोला कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लोग जो है बाद में बड़ी बड़ी गतिविधियां ना करें, इनिशियल प्लानिंग पे ही रोक दो। अब नेक्स्ट चीज, क्या सिर्फ एग्रीमेंट, ये मेंस में मैंने बताया था, क्वेश्चन आता है आपका, क्या दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश हो सकते हो? सिर्फ एग्रीमेंट या एग्रीमेंट से ज्यादा कुछ चाहिए होता है? बहुत सिंपल आंसर है, जो वर्ड इलीगल है, ठीक है, इलीगल वर्ड जो है बीएनएस में सेक्शन 2 क्लॉज 15 में डिफाइन है, ठीक है। इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल का मतलब ऑफेंस होता है। इलीगल का मतलब हर एक ऐसा एक्ट जो आपको सिविल एक्शन का ग्राउंड दे, सिविल एक्शन मतलब सिविल केस फाइल करने का ग्राउंड दे, या हर वो चीज जो लॉ के थ्रू प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई ऐसा एक्ट जो किसी और लॉ में पनिशेबल है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, पॉस्को, आपका क्या कहते हैं टाडा पोटा, तो ये सब जितने स्पेशल लॉज आपके हुए, ठीक है। हर वो चीज जो आईपीसी में ऑफेंस है, ऑफेंस मतलब हर वो चीज जिसकी पनिशमेंट है आईपीसी में, तो वो ऑफेंस होती है। हर वो चीज जो ऑफेंस है फॉर द पर्पस ऑफ बीएनएस एंड आईपीसी, वो इलीगल है। हर वो चीज जिसके लिए आप सिविल केस फाइल कर सकते हो, वो इलीगल है। हर वो चीज जो किसी और लॉ में प्रोहिबिटेड है, जैसे डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब डॉरी प्रोहिबिशन, वो भी फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी इलीगल है, ठीक है। इलीगल के 3 मतलब है। अब आप इस इलीगल वर्ड को, इस इलीगल वर्ड की जगह ये तीनों वर्ड आप 120A की डेफिनेशन में रख के देखो। पहली चीज बताता हूं, पहला, दो या दो से ज्यादा लोगों ने एग्रीमेंट करा इस कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कि हमें कोई ऑफेंस करना है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लायबल होगा। दूसरा, दो या दो से ज्यादा लोगों ने इस चीज का एग्रीमेंट करा कि हम वो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कोई सिविल केस कर सके, ऐसा काम करेंगे, मतलब हमारे खिलाफ सिविल केस हो जाए, टॉर्ट हो जाए या सिविल सूट फाइल हो जाए, हम ऐसा कोई काम करेंगे, तो उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी आईपीसी में आ गई। सिविल केसेस की कॉन्स्पिरेसी भी आईपीसी में आ गई। और समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब किसी दूसरे ऑफेंस है, डॉरी की या किसी करप्शन की प्लानिंग करना, ठीक है, हम डॉरी मांगने की प्लानिंग करेंगे, तो उसकी कॉन्स्पिरेसी करोगे, तो वो भी फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी और बीएनएस, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दायरे में आ गई। तो हमने करा क्या? मैंने आपको बताया था ना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अमेंडमेंट के थ्रू आया। अमेंडमेंट के थ्रू इसलिए आया कि जो पुराना वाला ऑफेंस था, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, 1913 से पहले वो सिर्फ ऑफेंस से डील करता था, ऑफेंसेस की कॉन्स्पिरेसी से डील करता था। जो नया वाला सेक्शन है अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो नया सेक्शन है, वो इन तीनों से डील करता है। उसमें ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी भी पनिशमेबल है। अगर आप कोई सिविल एक्शन, दो लोग एक दूसरे के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिविल केस तो होगा ही होगा, साथ में क्रिमिनल केस भी होगा, और साथ में प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो डीवी के अंदर तो केस जाएगा ही जाएगा, साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस भी जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या फर्क है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन क्यों लाया गया, लॉजिक क्या था? पहली चीज समझो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन 1913 में इसलिए ऐड करा गया क्योंकि हमें ऑफेंस का डोमेन बढ़ाना था। डोमेन कैसे बढ़ाना था? जो पुराना ऑफेंस था अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो हमारा पुराना ऑफेंस था, इससे पहले सेक्शन 107 सेकेंडली में आता था, ठीक है, अबेटमेंट के अंदर आता था। उसके अंदर सिर्फ ऑफेंस, उसके अंदर सिर्फ एग्रीमेंट टू ऑफेंस ही अपने आप में पनिशेबल था। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डोमेन आपने बढ़ा दिया। सिर्फ ऑफेंस की प्लानिंग करना अपने आप में अपराध नहीं है, सिविल रॉन्ग की प्लानिंग करना भी अपराध है, और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, किसी दूसरे लॉ के अंदर कोई ऑफेंस की प्लानिंग करना भी आईपीसी के दायरे में आ जाएगा। तो ऐसे हमने डोमेन अपना बढ़ाया। दूसरी चीज देखना, क्यों हमें नया लॉ लाना पड़ गया? क्योंकि जो ऑफेंस की प्लान एज पर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अगर आप जब भी कोई ऑफेंस की प्लानिंग करते हो तो सिर्फ एग्रीमेंट अपने आप में इनफ नहीं है, कोर्ट में आपको एग्रीमेंट प्लस सम एक्ट
या ओमिशन इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट मस्ट बी प्रूव्ड। एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा। ब्रिटिशर्स को वेट करना पड़ता था कि अंग्रेज कि इंडियंस उस कॉन्स्पिरेसी के आगे भी कुछ करें, जब ही आपको पकड़ेंगे, जब ही आपको कोर्ट में सजा होगी, वरना आप छूट के निकल जाओगे। लेकिन जो नया लॉ बना जो 1913 में 120 ए और बी, उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि ऑफेंसेस के लिए, ऑफेंसेस की सिर्फ प्लानिंग भी अपने आप में पनिशेबल है, कोई और एक्ट या ओमिशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यह चीज और बताई गई कि अगर आप सिविल केस या प्रोहिबिटेड बाय लॉ इनकी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो तो पुलिस आपको जब भी पनिश कर सकती है जब आपने कोई साथ में एक्ट या ओमिशन भी करा होगा इन पर्सन्स ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो यस, मियर एग्रीमेंट जिस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है ऑफेंस के लिए। और मेरा जो मैंने आपको प्रोवाइजो छुड़वाया था, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, प्रोवाइजो भी यही कहता है, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless such some act beside such agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance of that conspiracy। सिर्फ ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ एग्रीमेंट इनफ है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज है उसके अंदर आपको सिर्फ एग्रीमेंट अपने आप में इनफ नहीं है, आपको उसके साथ साथ कुछ एक्ट या ओमिशंस भी करने पड़ेंगे। वो बात कर रहे हैं सिविल केसेस की, ठीक है, सिविल केसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की, प्लानिंग करने की, या क्या कहते हैं आप ये मान सकते हैं कोई दूसरे लॉ के अंदर कोई और ऑफेंस करने की प्लानिंग करने की। ये हमारा समराइज वीडियो था। अभी इसका और पार्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रह गया समझना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कंटिन्यू करेंगे हमें। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। हमने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कोशिश करी है जो आपके एग्जाम्स में जुडिशियल के प्री और मेंस में आए हैं। एक बार आप कोई भी स्टेट का पेपर उठा लीजिए, प्री और मेंस का, जो मैंने बताया है वो सारे क्वेश्चंस वैसे आए हैं और आपका बना बनाया आंसर तैयार है। आपको बस मुझे इसको पीडीएफ मुझे आपको देना है और आप पेपर में उसको वैसे लिख के आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।